थी जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। राहुल ने आगे कहा कि मुझे अफसोस है कि अगर मुझे आपके ओबीसी इतिहास, आपके मुद्दों के बारे में थोड़ा भी पता होता तो मैं उसी समय जाति जनगणना करा लेता। ये मुझसे हुई गलती है, ये कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूँ। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार करार देते हुए कहा कि वो झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलने का ही उनका काम है। 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोले। काला धन देश में लाकर पैसा दूंगा, वो भी झूठ बोले। एमएसपी को लेकर झूठ बोले। ओबीसी वर्ग की आय बढ़ाने को लेकर भी झूठ बोले। हर चीज पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। अपने जीवन में, खासकर संसद में वो झूठ बोलते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। खड़गे ने ये भी कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों और दलितों के लिए लगातार लड़ रहे हैं और अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 30 और सीटें मिली होती तो वो कांग्रेस आज सत्ता में होती। कांग्रेस को इस सम्मेलन में ओबीसी समुदाय के मिले समर्थन और राहुल खड़गे के भाषण में मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रखती है। कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि मोदी सरकार की मनमानी चलने वाली नहीं है और इसका असर भी दिखाई दिया जब केंद्र सरकार के 2 मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच गए। तो क्यों सरकार को पड़ी कांग्रेस की जरूरत, देखिए रिपोर्ट। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से ये पहली बार है जब सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष है, जिसके चलते मोदी सरकार भी जानती है कि अब वो विपक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। जिसकी एक तस्वीर सामने आई 25 जुलाई को, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद परिसर स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं से मोदी सरकार के मंत्री जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस को लेकर चर्चा करने पहुंचे। गौरतलब है कि लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस पर सरकार और विपक्ष दोनों ही पक्ष के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि अभी तक इस नोटिस पर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कहा जा रहा है कि किरण रिजिजू और मेघवाल इस मुद्दे पर आगे की रूपरेखा को चर्चा करने पहुंचे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष अच्छी तरह जानता है कि वो बिना विपक्ष को साथ लिए इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए केंद्रीय मंत्री विपक्ष के नेताओं से मिलने पहुंचे। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया जल्द ही लोकसभा में शुरू की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला जल्द ही एक वैधानिक समिति के गठन का ऐलान भी कर सकते हैं। समिति उन आधारों की जांच करेगी जिन पर जस्टिस को हटाने की मांग की गई है। ओम बिड़ला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दोनों सदनों के महासचिवों के साथ बैठक की और अधिकारियों ने प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के तौर तरीकों पर चर्चा की। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के दबाव में केंद्र की सरकार दिख रही है तो बिहार सरकार भी इंडिया गठबंधन के दबाव में दिखाई दे रही है। बिहार विधानमंडल के सत्र में कानून व्यवस्था और एसआईआर का मुद्दा सरकार पर भारी पड़ रहा है। इस बीच विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान पर संकट को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, जिससे बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। देखेंगे रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश सरकार के इस कार्यकाल में विधानमंडल का ये अंतिम सत्र काफी जोरदार रहा। विपक्ष की तरफ से प्रदेश की एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमले किए गए। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में विपक्ष लगातार काले कपड़ों में सदन पहुंच रहा है, जिस पर सीएम नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। नीतीश ने कहा कि ये लोग काले कपड़े पहने हुए हैं, उल्टा पलटा काम कर रहे हैं। उनके इस बयान में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही है कि कैसे विपक्ष के विरोध से नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सत्ताधारी दल के नेताओं पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने बीते दिन सदन में हुई हाथापाई का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह कल बीजेपी के विधायक सदन में माइक तोड़कर हमारी तरफ दौड़े थे, अगर हम बीच बचाव नहीं करते तो सिर फट सकता था, चोट लग सकती थी। ये बीजेपी का गुंडा राज है। विपक्ष के विरोध और सत्ता पक्ष के बयानों के बीच पहली पाली में विधानसभा की कार्यवाही महज 5 मिनट में ही स्थगित करनी पड़ी। विधानमंडल की कार्यवाही भी मुश्किल से 10 मिनट तक चल पाई।
विधान परिषद से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, दरअसल बीते दिन सदन में सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा था कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा, और अब राबड़ी देवी का ये पलटवार सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी की जान को खतरे का भी मुद्दा उठाया। अंतिम दिन भी सदन में काफी गहमा गहमी रही। लंच के बाद दोबारा शुरू हुई कार्यवाही भी मात्र 13 मिनट 43 सेकंड में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। यानी बिहार विधानमंडल का ये मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। एनडीए की सरकार केंद्र में हो या राज्य में मुश्किल में दिख रही है, तो मुश्किल में इस समय अमेरिका का दोस्त इजराइल भी दिख रहा है। फ्रांस की तरफ से फिलिस्तीन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसने इजराइल के साथ अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। तो क्या है फ्रांस का फैसला जिसने दुनिया भर में मचा दी है हलचल? देखिए रिपोर्ट। गजा में जंग को लेकर इजराइल अब बुरी तरह घिरता नजर आ रहा है। अमेरिका से लेकर ग्रीस जैसे देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच फ्रांस ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए अहम घोषणा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका ऐलान होगा। आज सबसे जरूरी है कि गजा में युद्ध को रोका जाए और लोगों को बचाया जाए। ऐसा करने वाला फ्रांस पहला G7 राष्ट्र बन जाएगा। मैक्रो ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमें तत्काल सीज फायर, सभी बंधकों की रिहाई और गजा के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की जरूरत है। हमें हमास का डिमिलिटराइजेशन भी करना होगा, गजा को सुरक्षित और इसे फिर से बनाना होगा और फिलिस्तीन देश को बनाना होगा। उनके इस बयान ने इजराइल और अमेरिका को चौंका दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि फ्रांस का ये कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और गजा की तरह एक और ईरानी मोहरे को जन्म देने का खतरा बढ़ाता है। वहीं